करते हैं मालिक करीम के नाम से। मैं हाजिर हो गया हूँ, जुमेरात है आज। ऐसा था कि मैंने कहा कि चलो मुलाकात तो कर ले ना, सलाम दुआ कर ले, दुआएं दे ले ले। अक्सर बेशतर होता है, ऐसा है कि बाहर के कुछ काम आज भी ऐसे थे कि वसवसा था कि शायद प्रोग्राम ना हो सके, लेकिन दौड़ता पहुंच गया हूँ और अपनी खैरियत आप तक पहुंचाता हूँ और आपकी खैरियत का तलबगार हूँ। सारी तारीफें उस खुदा की, उस मेहरबान रब रहीम करीम की है जो वहदहू ला शरीक है, और दुरूद व सलाम आपके और मेरे आका नबियों के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल औलाद, आपके असहाब, आपके अज़वाज तक मालिक करीम कबूल फरमाए और उन तक पहुँचाए। अच्छा जनाब, ये सबसे पहला और बुनियादी जो मामला है वो आज बात से पहले मैंने कहा पहुँचा दूँ। अच्छा, वो ऐसा है कि लॉकडाउन का आप सब पूछ रहे हैं। तो लॉकडाउन जनाब, हुकूमत यूनान के जो तर्जमान हैं स्टेलियोस पेचास, उन्होंने आज प्रेस रिलीज करते हुए ऐलान करते हुए कहा है कि लॉकडाउन जो है वो 7 दिसंबर की बजाय 14 दिसंबर तक बरकरार रहेगा, जारी रहेगा। ठीक है जनाब। अच्छा, जब 14 दिसंबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और बाकी जो काम है, मामलात हैं, दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, काफेटेरियाज हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं, इसमें कल वज़ीर आज़म यूनान जनाब किरियाकोस मिचोताकी जो है वो कल जुमा को खिताब करेंगे और आपने उस खिताब में इसकी वजाहत करेंगे, क्योंकि होता ये है कि जो लॉकडाउन लगाया गया था कोरोना वायरस से बचाव के लिए, उसके खतरात से बचाव के लिए, तो जब ये देखा गया कि लोग रोजाना की बुनियाद पर 80, 90, 100, 110, 120 रोजाना की बुनियाद पर वफात पा रहे हैं, तो फिर हुकूमत इस बात पर मजबूर हो गई। और अब कोई पता नहीं इस बात का भी कि 14 तक भी लॉकडाउन को उसके बाद उठा दिया जाएगा या बरकरार रहेगा, ये अभी तक इसका कोई पता नहीं। इसका इन्हिसार होगा उन चीजों पर कि खतरा कितना है, क्या वैक्सीन आ गई है, क्या उसकी रोकथाम हो चुकी है। अगर वैक्सीन आ जाती है, जो बुनियादी चीज है यानी कि इंजेक्शन, उस इंजेक्शन के लगाने के बाद हुकूमत यूनान इस बात का बहुत कोशिश कर रही है, काविश कर रही है। हर मुल्क जो है वो चाहता है कि इस खतरे से किस तरह निपटा जा सके और किस तरह इसे रोका जा सके। तो इस हवाले से फिर जो है वो उस वैक्सीन का यानी कि इंजेक्शंस का इंतज़ार है, और जो ही इंजेक्शंस आ जाएंगे तो फिर तमाम अफराद को, हर छोटे बड़े को वैक्सीन लगाने के बाद फिर वो ये समझते हैं कि फिर ये खतरा कंट्रोल हो जाएगा, फिर शायद इसको हम जो है वो खतरे की जो घंटी है उसको पकड़ सकेंगे, दबा सकेंगे, रोक सकेंगे। ये मामलात थे जनाब जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए। आज सवाल मैं कोशिश करूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम सवाल उनके मैं जवाब दे सकूंगा, क्योंकि कुछ मसरूफियात की वजह से, भागदौड़ की वजह से ऐसा हुआ कि वो थोड़ा लेट भी हुआ और थोड़ा सा दौड़ते दौड़ते आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। अच्छा, सवाल कम से कम आज जवाब दे सकूंगा, ये इब्तिदा में ही मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर देता हूँ। अच्छा, वो पता क्या है, वो आपका वो जो एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का J.Aslam, उस पे सवाल आप भेजते हैं और उस पर ही सवाल ज्यादा से ज्यादा भेजें ताकि उस प्लेटफॉर्म की वुसअत के साथ दिए से दिया बनते जाएं और रोशनी, आस और उम्मीद सब तक पहुंचती जाए। ठीक है जनाब। उसमें ये होता है ना, जब जब वक्त होता है, जब मैं उसको देखता हूं, जब मेरे साथी, वो मुबारक साथी, वो मेहरबान साथी जो इसमें मेरी मदद और मामनत करते हैं, उनसे फिर मदद और मामनत लेकर फिर उनके जवाबात जो हैं दिए जा सकते हैं। अल्लाह ताला बहुत ज्यादा जज़ाए अता फरमाए आपको भी और मेरी उस टीम के हर फर्द को जो फी सबीलिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए ये काम सरअंजाम देता है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरा जो अहम तरीन आज काम है, मामला है, वो ये है कि वो ओआयद ने बेरोजगारी का वो महकमा जो यूनान में अक्सर हमारे बच्चे, नौजवान, छोटे बड़े पूछते रहते हैं, बेरोजगारी का इंदराज जब तक मुकम्मल
1 मार्च से लेकर 25 नवंबर तक एक साल वो कहते हैं कि कमो बेश कम अज कम एक साल मुसलसल बेरोजगार अफराद जो हैं उनकी तारीख 400 यूरो के हसूल के लिए बढ़ा दी गई है। वो तारीख अब कर दी गई है 17 दिसंबर। अच्छा, 17 दिसंबर वो तारीख कर दी गई है और मादरत से अब फोन्स भी शुरू हो गए हैं। 1 सेकंड की मादरत चाहता हूं ताकि मैं इस फोन की बेल को थोड़ा सा ऑफ कर लूं। अच्छा, तो वो बता रहा था कि 17 दिसंबर तक 400 यूरो के हसूल की मुद्दत दरखास्त बढ़ा दी गई है। अच्छा, इसमें उन्होंने जो हदबंदियां की हैं वो काफ़ी सख्त है। यानी कि सबसे पहली बात तो ये उन्होंने कहा है कि वो अफराद जिन्होंने अप्रैल मई में से लेकर अब तक किसी किस्म का अलाउंस एपिडोमा ना लिया हो वो सिर्फ ले सकते हैं। अच्छा, इसमें और उन्होंने ये भी कहा है कि 1 मार्च से लेकर 25 मार्च के दौरान ये तारीखें लाजम आनी चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा है वायद ने कि इसको मुसलसल रेगुलर यानी कि बेरोजगारी में रेगुलर शो होना चाहिए। अच्छा, वो पता है ना आपको कि 2 माह बाद या 3 माह बाद कैप ऑफिस जाके तो उसमें से इसको रीन्यू कराते हैं कि हाँ मैं अब भी बेरोजगार हूं। तो ये मामला है। अच्छा, इस सिलसिले में बेशुमार छोटी छोटी वीडियोस के हवाले से इल्म है ना, आगाही है। ये वीडियोस ऐसी हैं जैसे मुझे इस किताब की ज़रूरत है, मुझे इस बयान की ज़रूरत है, मुझे इस तफसील की ज़रूरत है, मेरा ये मसला है। तो इसलिए वो J.Aslam आपका अपना प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर उसमें जाया करें ताकि वो हर रोज़ तकरीबन जब जहां मुझे मौका मिलता है मैं आपकी खिदमत में उस सवाल का जवाब या उस बात या उस ऐलान को पहुंचा देता हूं। और वो 2-4 मिनट का होता है ताकि आप चलते चलते अपना काम भी करते जाएं और वो साथ अपना मसला भी हल करते जाएं। इस तरह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद है, फ़ायदेमंद है कि चलते चलते भी आपके लिए सहूलत का सबब बन सकता है। अच्छा, ये वो मामला हैं जो आपकी खिदमत में मैंने गुजारिश कर दिए हैं। बाकी सवालात पॉलिटिकल असाइलम के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें चलती रहती हैं। एक सवाल ये आता रहता है कि जावेद साहब मेरे असाइलम कार्ड पर बहुत ज़्यादा जो है वो गलतियां हो गई हैं, डेट ऑफ बर्थ में गलती होगी, नाम में गलती होगी, इस तरह। तो इन गलतियों को कैसे दुरुस्त करा सकता हूँ? अच्छा, इससे कबल ऐसा था कि तकरीबन 3-4 साल उन्होंने कहा कि जिसका जो नाम लिखा जा चुका अब उसको तब्दील नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर अब 2019 से दोबारा ये मामला शुरू है। कोई भी फर्द मर्दो जन छोटा बड़ा समझता है कि नाम में तारीख में कहीं गलती हो गई है तो वो असाइलम ऑफिस जाकर अपना ओरिजिनल पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड, सफरी दस्तावेज या जो भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट मांगते हैं। लेकिन ये आपने सोच के खूब सोच कर ये देना है, उससे नाम तब्दील हो जाएगा, आपकी गलती दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन ये सोच लीजिएगा कि वो पासपोर्ट वो रख लेंगे और आपकी उस फाइल में बना देंगे और आपका वो पासपोर्ट सिर्फ उस सूरत में जारी हो सकता है जब आप पॉलिटिकल असाइलम को बंद करें या आप अपने लीगल पेपर्स का प्रोसेस कर लें या आप अपने वतन वापस जा रहे हों। ये 2-3 कंडीशंस हैं जिनमें फिर वो आपको कहते हैं जी ठीक है, आपने पॉलिटिकल असाइलम एप्लीकेशन वापस ले ली, ये लीजिए आपका पासपोर्ट, आपकी अमानतें, आपकी दस्तावेजात आपकी है, आप ले जाए। लेकिन नाम की दुरुस्तगी के लिए जब आप जाए तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपका वो पासपोर्ट, आपका वो दस्तावेज जो है वो रख लेंगे। ये वो मामलात होते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में 1-2 मजीद मामलात चलते रहते हैं। बहुत ज़्यादा साथी पूछ रहे हैं, बहुत दूर दराज ज़ाहिर है, मजदूर हैं हम, तो मजदूर होने की वजह से बड़ी दूर दूर जाना पड़ जाता है। जहाँ मजदूरी, जहाँ कहते हैं दाना होगा अपने नसीब का, वहाँ लेने खाने इकट्ठा करने चले जाते हैं मजदूर। तो असाइलम के तकरीबन ये तमाम दफातर में ये इस प्रेस रिलीज की बहुत ही ज़रूरत थी, लेकिन नहीं वो कर सके कि भाई लॉकडाउन के दौरान रिन्यूअल वाले ना आए। इसलिए मैं भी आपको नहीं कहता, लेकिन मसला ये बन गया है कि
लॉकडाउन के दौरान जितने भी साथी रीन्यू के लिए जा रहे हैं या जाते रहे हैं पिछले 3 हफ्तों से, वो उनको कह रहे हैं कि आप लॉकडाउन के बाद दोबारा एक दफा तो आपने अब चेक किया ना, कि आपने चेक किया कि जनाब 5 दिसंबर को बरोज जुमा मैंने 4 दिसंबर को जाना है, आपने जाना है, लेकिन वहां से आपको जवाब क्या दिया जाता है कि आप लॉकडाउन के बाद दोबारा उसी जो है migration.gov.gr पर अपना केस नंबर देकर चेक कर लें। तो जब वो आ जाएगा तो उस वक्त आप फिर जो है उसको दोबारा जाएंगे। ये एक मसला है। इस मसले के हल के लिए असाइलम सर्विस को प्रेस रिलीज करनी चाहिए थी कि आप ना आए, लेकिन उन्होंने नहीं की, इसलिए मैं भी आपको ये नहीं कह सकता कि आप ना जाए। अच्छा, वो चश्मा नौजवान मुझे दे दें बराए मेहरबानी, इधर पर है। अच्छा, तो ये था आप तक के लिए। अब मैं जो है वो देखता हूँ कि क्या आपको, मैंने आज वैसे ये दौड़ते दौड़ते कहा था, वैसे सलाम दुआ कर लेते हैं, छोटी नशिस्त कर लेते हैं, छोटी मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन वो सवाल 2-4 फिर जो टीम है उसने रख दिए हैं, तो बड़ी मेहरबानी, लेकिन सवाल ज़्यादा मैं नहीं ले सकूँगा आज। अच्छा जी, ये अफजाल साहब आगे हैं, खुश आमदीद जनाब अफजाल। शाहिद अली आगे हैं, 7 साल कानून के बारे में बताएं, पूछते हैं जनाब। अच्छा, वो 7 साल कानून के बारे में शहजादे ऐसा है, आपको प्रोग्राम में वेलकम, खुश आमदीद। 7 साल वाला कानून जो है अभी तक जो है उस पर टाइम अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, यानी कि रांडेवू वगैरह अभी तक नहीं मिल रहे, लेकिन कानून मौजूद है। कानून जो है उसको मुकम्मल ख़त्म नहीं किया गया, ना ही ऐसी कोई बात है, लेकिन इस पर बहुत कावश की कोशिश की ज़रूरत है। जिस तरह अपने बेहोशी वालों को तकरीबन 1 साल के लिए रोका गया, तो 1 साल पे जब हम खड़े हुए, जब क्याम किया, जब अपना हक लेने के लिए आवाज़ बुलंद की, तो तब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अब जाके वो आ रहे हैं। इसी तरह दूसरा जो कोशिश और कावश का रास्ता है, जिसको हर मजमे में, हर जुलूस में मैं उठाता हूँ, वो यही है कि जल्द अज जल्द 7 साल वाले कानून की बंदिश को, रुकावट को, खराबी को दूर किया जाए, और जो 10-10 साल से, 12-12, 15-15 साल से इंतजार कर रहे हैं, उनको फौरन, जब कानून मौजूद है तो फिर क्यों ना उनको कानून के दायरे में रखते हुए उनको पेपर्स दिए जाए। ये एक मामला है जिस हवाले से जो है कोशिश और कावश जारी है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो है इसमें जो है अभी काफ़ी कोशिश की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें एक सवाल है, जुलूस के बारे में बताएं। जुलूस के बारे में, कौन से जुलूस के बारे में आपने पूछा है या पूछना चाहते हैं? तो इस सिलसिले में यह है कि जुलूस जो होता है वो आवाज़ को बुलंद करना, अपने मसले को उजागर करना, ताकि हुकूमतें ये करती हैं, ये जमहूरी मुल्क है, इसमें यह होता है कि जब तक मंजर आम पर आपका मामला ना लाए, जिस तरह जुलूस एक निकला, दूसरा निकला, और उसमें मैं गया, इसलिए गया कि वो 7 साल वाला मसला और ब्ले बेहोशी का जो मसला है उस पर पूरा फोकस करके मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को, यूनानी मीडिया को बताया जाए। अच्छा, एक बड़े प्यारे साथी हैं, तो उन्होंने एक जुलूस के हवाले से लिखा कि जावेद साहब, हसनैन मेरा नाम था उनका, या प्यारे शहजादे थे एक मेरे। अच्छा, वो ऐसा है कि उन्होंने लिखा, जावेद साहब पहली दफ़ा आप के ये जो जुलूस है इसको मैं डिसलाइक कर रहा हूँ। मैंने कहा जनाब आपकी मर्जी है, आप अपनी राय के मालिक हैं, आप खुद मुख्तार हैं, जिस तरह आप चाहें आप करें। अच्छा, उस शहजादे को और सारे शहजादों को उसने वजह क्या बताई? मैंने हसनैन को लिखा, मैंने कहा शहजादे आप अपने इख्तिलाफ राय की वजह अगर बताएं, अगर मुझे मौका दें कि मैं आपकी खिदमत में वो पेश कर सकूं कि क्यों जो है वो आपने इख्तिलाफ किया। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जावेद साहब आपने, हुकूमत ने मना किया हुआ था, उसके बावजूद आपके। मेरे शहजादों, मेरे बच्चों, बात सुन लें तवज्जो से। आपके लिए अगर मैं हर चीज हुकूमतों की मानता जाऊं तो मुझे तो आपके लिए एक काम करने की वो इजाजत नहीं देंगे, एक काम करने की मुझे इजाजत नहीं देंगे हुकूमतें,
जितनी भी अच्छी हो, अफसरान जितने भी अच्छे हो, वो ये चाहते हैं कि कोई फर्द उनके सामने आवाज बुलंद ना करे। ये मेरे लिए डबल इनाम की बात है, 10 गुना ज्यादा बेहतर आपकी दुआओं का ये मामला है कि जब उन्होंने हर तरह की हदबंदी लगाई, उसके बावजूद चूंकि लेबर एक्ट्स में कानून जानता हूं, कवानीन जानता हूं, मैं सिर्फ वो करता हूं जो जायज है, जो दुरुस्त है, जो कानून रास्ता देता है। एक तरफ हुकूमत ने कहा कि आप नहीं आते, दूसरी तरफ लेबर एक्ट्स जितने भी यूनानी कवानीन हैं, लेफ्ट विंग की जमातें हैं, जितने भी मुहिम जू हैं जो नहीं रुकते, नहीं थमते, उन सामने हजारों ने, आपने नहीं देखा हजारों लोग आए हुए थे, तो उसमें मैं कैसे हो सकता था कि आपके दुख को, आपके दर्द को, आपके गम को, आपके मसाइल को भूल जाऊं? नहीं हो सकता था। वैसे मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं भी आराम से ऐसे लेट जाता और लेट के मैं कहता कि ठीक है भाई, अब लॉकडाउन भी है, वजह भी है, बहाना भी है, सबब भी है, तो थोड़ा सा आराम कर लो। मैं वो नहीं करता जिसमें सुस्ती काहली हो, क्योंकि मैं एक कौम का जिम्मेदार हूं, मैं आपका जिम्मेदार हूं। तो इसलिए मेरे बच्चों, इन चीजों को समझने की बड़ी जरूरत है। आप सबसे कहूंगा कि बेहतरीन फार्मूला है दुनिया में, अगर आप कहीं प्रदेश में हैं, यूनान के अलावा पूरी दुनिया में, जर्मन, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, जहां जहां है, वहां की जमातों के साथ अपना तलक बनाएं, कवानीन सीखें, वकला के साथ तलक बनाएं, ताकि कवानीन जो है वो जानेंगे तो फिर आप मजबूती से अपने और अपनी कौम के हक और हकूक के लिए खड़े हो सकेंगे। आप देख लें कि यूनान में बड़े सारे ऐसे नौ उम्र या बुजुर्ग मौजूद होंगे जो सिर्फ दोस्ती पर इन्हिसार करते हैं। तो अगर दोस्ती की जाए, पुलिस से दोस्ती की जाए, तो पुलिस जितने भी खराबी के, सख्ती के, जबर के काम करेगी, उसमें उनकी मामनत करने के, जुल्म करने के वो दोस्त सारे बराबर के शरीक हैं। तो मैं आपका दोस्त हूं, मेरी किसी पुलिस वाले से दोस्ती नहीं, किसी ऐसे अफसर से दोस्ती नहीं कि वो आपके हक पर जरब लगा रहा हो और मैं फिर यही करते हुए उससे कहूं ठीक है जी मेरा दोस्त है, अब मैं इससे तलक तो नहीं बिगाड़ सकता। मेरा तलक सिर्फ अल्लाह और अल्लाह की रजा के लिए है, अपनी कौम से वफा के लिए है और आपकी बेहतरी और भलाई के लिए। बड़ी दफा ऐसे नहीं होता, वो बच्चा जब आवारागर्दी करता है, घर से बाहर जाता है, माँ जी आ जाते हैं या बाबा जान आ जाते हैं, तो बच्चा पता क्या होता है, बेवकूफी और नादानी की उम्र होती है ना। बच्चा कहता है एक ते अम्मा नहीं साल आती, अब्बा जी ते पीछा ही नहीं छड़ते, जिथे जाना पीछे पीछे मेरा ते खता ही नहीं छड़ते। अगर आपका किसी भी शहजादे का माइंड नहीं करना, आवारागर्दी करना इतना ही अच्छा होता तो अब्बा जी फूलों का हार लेते और जाके लेके कहते हैं ले पुत्र आज तेरी वारागर्दी ते तनु फूलों का हार पाया जाए। तो बड़ी ही चीजें समझ नहीं आती, तो उनको समझने के लिए बड़ा लाजिम है कि चीजों को बगौर मुशाहिदा किया जाए, बहुत गौर से, फिक्र से, तदब्बुर से। और जब मैं आपको ये पूरी पाकिस्तानी कौम को, जहां जहां आप बसते हैं, पूरी मुस्लिम उम्मा को, ये मैं अल्लाह के तवक्कल पर बात करता हूं कि मुझ पर बहुत गौर से आप मुशाहिदा करें। मैं वो अल्लाह का बंदा हूं कि जो इस बात का ख्वाब मैंने पाला है कि किस तरह सच जो है सारी दुनिया के फिरौन, सारी दुनिया के जालिम, सारी दुनिया के चोर लुटेरे और ब्यूरोक्रेसी से अपनी अपनी दोस्तियां निभाने वाले सारे के सारे इकट्ठे हो जाए। तो अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह का हुक्म उसको सर बुलंद करूंगा, किसी यजीदे वक्त के सामने सर नहीं झुकाने वाला मैं। तो ये एक मेरा मिशन है, ये एक ख्वाब है कि सच को सर बुलंद होना चाहिए। इज्जत आबरू, नफा नुकसान जो कुछ भी है मेरे खुदा के हुक्म से है। अगर उसका हुक्म ना हो तो कुछ भी चीज आपके पले ना पड़े। तो ये बातें हैं, मैं आज भी बड़ी आजिज़ी से आपको गुजारिश करता हूं, तहकीक करें, हराम का लुकमा नहीं खाता। किसी थानेदार से, किसी पुलिस अफसर से, किसी सफीर से, किसी वजीर से मेरी दोस्ती इस शर्त पर नहीं, ना मैं उनको दोस्त बनाता हूं, क्योंकि वो जब आपके हक पर, हकूक पर गासिबों की तरह डाका डालेंगे तो फिर जो भी उनका दोस्त होगा वो असल जालिम और जुल्म का सबब होगा। तो इसलिए मेरी दोस्ती आपसे है और मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के पूरी वफा और नेक नीति से
आपका ख्याल करता हूँ जो कुछ हो सकता है। ये वो मामला है। आप देख लें कि वो जब मैंने अपने वतन, अपनी सरजमीन पाकिस्तान की इज्जत के लिए, आप लोगों की आबरू के लिए आपको जलील किया जाता था, आपको 6-6 माह 1-1 साल रिश्वत के बगैर अपने सफारतखाने में नहीं जाने दिया जाता था। तो मेरा फायदा तो ये था कि मैं उस वक्त के सफीर के साथ मिल के जिस तरह दूसरे रिश्वत लेते थे मैं भी उससे लेता। अल हिफ्ज़ो वल अमान। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का लाख और करोड़ शुक्र है कि मैं हराम माल से बचा, रिश्वत से बचा, और फिर मैंने आपका साथ दिया। 11 माह 2 रोज पूरी दुनिया में इतना तवील तरीन धरना नहीं दिया गया अपने सफारतखाने की इज्जत और आबरू को बचाने के लिए, अपने वतन की इज्जत और आबरू को बचाने के लिए। और लुटेरे कौन थे, चोर कौन थे, डकैत कौन थे? हाकिम वक्त, सफीर वक्त डकैती कर रहा था, अपने वतन के उन नौजवानों को लूट रहा था। हुकूमतें गाफिल, हुक्मरान गाफिल, सफीर वजीर सारे के सारे उनके उस जुर्म पर खामोश यानी कि थे। तो क्या मैं भी खामोश हो जाता? नहीं रहा खामोश। क्यों नहीं रहा? जेलों में गया, पकड़ा गया, रेड वारंट निकाले गए, 10,000 किस्म की चीजें मुझ पर उंडेली गई। तो मैंने कहा जावेद असलम तुझसे बहुत ज्यादा इज्जतों वाले वो थे जो करबला में नेज़ों पर चढ़ा दिए गए हक के लिए, सच के लिए। तो तुम भी अगर इसी रास्ते पर चलो तो यही वो रास्ता है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म का रास्ता है। तो इसलिए आप अगर देखें तो ये चीजें बड़ी हकीकतन मानी खेज हैं और यही असल चीजें हैं। इन पर मैं आपको तालीम देता हूँ बेहैसियत सदर पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान, बेहैसियत आपका बड़ा भाई, बेहैसियत आपका अमीर, आपको नसीहत करता हूं मेरे बच्चों, जिंदगी जो है अगर असूल और ज़ाब्ते से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म से हटकर आपने चलाई तो सारी दुनिया की बादशाहत लेकर भी नाकामी है, नामुरादी है, जिल्लत है, रुसवाई है। तो उससे बच जो आपका नसीब जो है वो पहाड़ों को चीर कर भी आप तक पहुंचेगा। वो मौला अली फरमाते हैं ना, मौला अली फरमाते हैं बाबे इल्म मेरे नबियों के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया ना कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। इसलिए जनाबे अली करम वजहो शेर खुदा आपका वो है ना, वो कहते हैं कि रिस्क जो है ना इस तरह इंसान का पीछा करता है जिस तरह मौत एक इंसान का पीछा करती है। तो आप फरमाते हैं कि कोई फर्द ऐसा है जिसकी मौत आ जाए और वो उससे बच जाए? नहीं। इसी तरह आप कहते हैं कि आपके हिस्से का जो रिस्क है वो आपको ढूंढता है और आपको पकड़ लेता है जहां भी पाता है और किसी सूरत भी आप उससे बच नहीं सकते। फिर कहते हैं बड़ा ताज्जुब है कि वो रिस्क जो आपको ढूंढता है, आपका पीछा करता है, उसके लिए बंदा अपना असूल ज़ाब्ता ईमान बर्बाद कर ले। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप जिंदगी में हमेशा करीब रखा करें, याद रखा करें। ये असल में आपकी ताकत है। ये नहीं कि मोहल्ले का एक सिपाही या एक छोटा सा अफसर गंदा, वो जिसने सारी जिंदगी रिश्वत खाई, बदमाशी की, वो बेचारा नुमाना, वो तो एक लूले लंगड़े से भी बदतर है कि बंदा उससे डरना शुरू कर दे। मेरे बच्चों, खुदा का हक है, अल्लाह के रसूल का हक है कि उन तालीमात पर हम डरें और झूठ से या खराबी से बचें। दुनियादार किसी कमीने से डरने से तो आपके वकार को भी धचका लगेगा और आपकी इज्जत आबरू भी जमीन पर गिर जाएगी। और आप ये जान लें, फिर आप उनके तमाम जुराइम के बराबर के शरीक बन जाएंगे। अच्छा है जी, इम्तियाज अली साहब हैं। इम्तियाज अली, आपको खुश आमदीद मेरे शहजादे। तो ब्लू वेव्योसी पर लोग आ रहे हैं जी। इम्तियाज साहब बिल्कुल आ रहे हैं और अब सफारतखाना ग्रीस जो है वो जल्दी उनको लेटर भी जारी कर रहा है। सकलैन अब्बास आगे हैं, 800 यूरो कब मिलेंगे? 800 यूरो को सकलैन जल्दी मिल जाना चाहिए शहजादे। अच्छा, ऐसा है कि उन्होंने कुछ लोगों को तो मिल गए हैं और कुछ लोगों के हवाले से उन्होंने कहा है, हुकूमत यूनान के जो तरतीब और प्रोसेस है कि 7-8 से इस 10 के दरमियान बहुत ज़्यादा लोगों को मिलने की तवक्को है, यानी कि इन दिनों में ही इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अच्छा जी,
अच्छा, इसमें ये हुसैन नाम है सर। वाइट कार्ड के बगैर और भी कुछ नहीं सिवाय पासपोर्ट के। अगर हम पकड़ेंगे तो क्या डिपोर्ट कर दिया जाएगा? अच्छा, ऐसे है कि अरबाज हुसैन मेरा नाम है इनका। अरबाज से ज़्यादा हकीकत ये है कि बहुत चौकन्ना और होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के जो नुमाइंदे आते हैं, जो बेचारे रिश्वत की तरफ ही सारी तवज्जो करते हैं, उन्होंने इस बात का मुआहदा कर लिया है। इसका मुशाहिदा आप ये कर सकते हैं कि कैंप जो है कोरिंथो से लेकर मिनीदी से लेकर जहाँ जहाँ है, उसमें 70 से 80% तादाद पाकिस्तानियों की है और डिपोर्ट करने का ही इनका इरादा है। अब लॉकडाउन और मुख्तलिफ रुकावटें हैं, सूरत दिगर काफ़ी ज़्यादा लोगों को अब तक डिपोर्ट किया जा चुका होता। तो बहुत चौकन्ने रहें, होशियार रहें। और इस वक्त अगर कोई कानून जो है तो वो जमींदारे का, भेड़ बकरी का, गाय भैंस का, कि वो जमींदार आपका आदिया गाशिया बना सकता है। ये एक वाहिद रास्ता है जिसमें जो है वो फौरी तौर पर आपको तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है जमींदारे का काम करने वाले शहजादे की। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। फरहान अली है जनाब, मेरा कार्ड 25 नवंबर को हो रहा है। वेबसाइट पर 1 दिसंबर को नई तारीख मिली है। अब रिन्यू नहीं हो, टाइम नहीं नजर आ रहा। अच्छा, ऐसा है फरहान अली कि शहजादे लॉकडाउन के बाद आप अपना दोबारा टाइम देखेंगे और जो दोबारा टाइम आपको वो केस नंबर मारने के बाद आपको मिलेगा, वो टाइम होगा जब लॉकडाउन के बाद। ठीक है, फिर आप जाएंगे। अच्छा, मोहम्मद असगर साहब आगे हैं। सर मुझे यूनान का वीज़ा चाहिए। हाँ जी, मोहम्मद अख्तर, ऐसा है शहजादे, यूनान का वीज़ा जो है इससे तो बेहतर है आप मादरत से कि जर्मन का वीज़ा ले लें, फ्रांस का ले लें, किसी और मुल्क का ले लें, क्योंकि यहाँ जो है ना ये एंट्री गेट है। तो ये एक छोटा मुल्क होने की वजह से बहुत ही तंग इनके मामलात हैं। दुआ गो हूँ कि अगर आपकी ख्वाहिश है तो अल्लाह ताला आपको आसान करे, लेकिन वीज़े के लिए तो फिर वहाँ सफारतखाने में जाना पड़ता है ना। ग्रीक सफारतखाना इस्लामाबाद में है। लेकिन आपको बताता चलूँ कि यहाँ यूनान में कानून ये है कि चूंकि हमारे जो आने वाले सफ़ीर हैं वो सफारतकारी की बजाय अपनी ही कौम को लूट मार में चक्कर में लगे रहे। पीछे जो हुक्मरान हैं उन्होंने बेचारों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, यानी कि अपनी अपनी अय्याशियों में, मौज मेलों में हुकूमत को लूटने के सिलसिले में सफारतकारी जो इन्होंने करनी थी, इन्होंने स्याहकारी की, जिसकी वजह से मोराल बहुत ही डाउन है। और पाकिस्तान की यहाँ 25-30 साल से जो लोग रहने वाले हैं उनको फैमिली वीज़ा भी नहीं देते। और बड़े सारे यहाँ मालकान जो हैं वो गारंटी उठाते हैं कि ये मजदूर मेरे पास काम करता है तो मैं जो है इसको लेना चाहता हूँ, तो वो भी नहीं आने देते। इस बुनियाद पर मैंने आपको कहा। ठीक है, पीछे ये जो अपना 11 माह का धरना दिया था, आपको बताता चलूँ, आप शायद नहीं जानते। तो धरने की वजह ये थी कि हमने 4-5 साल मुसलसल हुकूमत पाकिस्तान साहब का हुकूमत थी, तो हमने समझा शायद ये बेचारे लोग जो हैं ये नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, या इस पर रिश्वत पे, जुल्म पे, बदमाशी पे राजी हैं। लेकिन अब 2-2.5 साल से जो हुकूमत है मनोअन बिल्कुल वही जो अफसरशाही चाहती है। और एक जिम्मेदार, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक जिम्मेदार ने आज तक बड़ी मादरत से ये नहीं चाहा, नाम तहरीक इंसाफ है, लेकिन आज तक ये नहीं चाहा कि जो 10,000 अफराद से जबरन रिश्वत ली गई, लोगों पर जुल्म किए गए, लोगों के पासपोर्ट छीने गए, लोगों को ब्लैकलिस्ट किया गया, लोगों को नाजायज केसेस में फंसाया गया, बिल्कुल सेम इस सिस्टम के तहत जैसे एक मोहल्ले का बहुत कोई बदमाश होता है और फिर सारे बदमाशों पर कंट्रोल करता है। ये क्या है? मैं तो खुदा से कहता हूं, मालिक मेरे वतन में को वो नेक वक्त लोग ला जिस मुल्क में अदल ना हो। फलसफा ये कहता है, इल्म ये कहता है, अकल और दानाई ये कहती है, दुनिया के सारे पैमाने परखने, जांचने, नापने, तोलने कि जो हुक्मरान अदल नहीं दे सकता वो उस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे ज्यादा उस मुल्क को कमजोर और नातवान करने वाला सबसे बड़ा मुजरम वो है जो अदल ना कर सके। तो आप अपने इर्द गिर्द देख लें, मैंने तो देख लिया बड़ी दूर तक
यहाँ यावर अब्बास जैसे जो सेक्रेटरी हैं, जो सफीर हैं, जो FIA के जो अफराद हैं, वो कहते हैं जुर्म करो सारे करो, लेकिन हमसे मिलके हमसे पूछ के करो। क्रिमिनल गैंग्स जो है उनके एड्रेस पर चलते हैं, लोग गालियां उनके कहने पर एक लोगों दूसरों को करते हैं। तो जिस मुल्क के सफीर, सेक्रेटरी, FIA के लोग गंद को उछालने में, माओ बहनों बेटियों की इज्जतों को उछालने में एक दूसरे को क्रिमिनल गैंग्स को चला रहे हों, अल्लाह ताला मुझ पर रहम करे। फिर उसकी सिफारतकारी क्या होगी और कब वो बेचारे सिफारतकारी करेंगे, कब आपके वतन की इज्जत वो होगी। हकीकत है इसका एक ही हाल है कि 22 करोड़ अवाम इस गुलामी की जिंदगी से जागे, बोले, अपने हक पर खड़ा हो, अपने हक के लिए बोले। जब तक आप अपनी गुलामी पर राजी हैं, कोई जालिम, कोई जाबर आपको आपका हक देने वाला नहीं। जालिम तो ये चाहता है कि जो आपके पास है वो भी आपसे छीन लिया जाए। इस तरह आप आराम से अगर बैठे रहेंगे तो फिर तो इसी तरह की हुकूमत, इसी तरह का निजाम होगा। वतन आपका है, निगहबान आप हैं, लेकिन कैसे निगहबान है आप कि आप अपने वतन के लिए बोलते ही नहीं, अपनी सरजमीन के लिए नहीं बोलते, अपने अदल के नहीं बोलते, इसलिए कि ये जो सफीर हैं, जो वजीर हैं, आप पर नाजायज केसेस बना देंगे। बनने दो, आप पर केस बनते हैं, बनाने दो इन्हें। एक दिन तो इंशाल्लाह वो कहते हैं जुल्म तो जुल्म है, हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, इनको बढ़ने दो अपने जुल्म में। लेकिन हद से बढ़ेगा तो इंशाल्लाह हम भी अपने खुदा के तवक्कल पर खड़े रहेंगे कि जब तक ये जुल्म टूट ना जाए, मस्कीनों को, गरीबों को अदल ना मिल जाए, उस वक्त तक खड़े रहेंगे इंशाल्लाह बफज़ल ताला। और जब तक आप राजी हैं सारे, तो फिर जुल्म खत्म नहीं हो सकता। मुनीर अबू बकर हैं, दोबारा अपॉइंटमेंट कब मिलेगी? उसके बाद अली असमत है, व्हाट्सएप का नंबर कह रहे हैं अली। मुनीर अबू बकर, आपको जवाब ये है कि शहजादे जो दोबारा रादवू आपने जो देखना है वो असाइलम सर्विस का कहना ये है कि दोबारा रादवू मिलेगा जब लॉकडाउन के बाद दोबारा उस migration.gov.gr के उस साइट को देखेंगे, अपना केस नंबर देंगे तो दोबारा वो आपको शो करेगा कि आपने कब अपनी रिन्यूअल के लिए जाना है। अच्छा, व्हाट्सएप का नंबर शहजादे नहीं है मेरा, तो अब किसी तरह करना ही पड़ा है। अली असमत, बड़ी माजरत का तलबगार हूँ। आप ऐसा करें कि मेरी जो YouTube है J.Aslam, उस पर अपना सवाल या कोई चीज़ भेजनी है तो आप भेजें, मैं खैर मकदम करूँगा और उस पर इंशाल्लाह मैं देख लूँगा। ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी। उसके बाद आज मैंने सवाल बस करें जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हामिद अली आगे हैं। हामिद अली, आपको खुशामदीद शहजादे। सर, जिनके कार्ड रिन्यू नहीं हुए क्या उनको पुलिस पकड़ सकती है वाइट कार्ड एक्सपायर होने की वजह से? अच्छा शहजादे, ऐसा है कि वो कहते हैं कि परहेज जो है इलाज से बेहतर है, तो चौकन्ना रहना, होशियार रहना ये जरूरी है। जिसका कार्ड तो वैलिड है उसको तो पुलिस नहीं पकड़ेगी, और जिसका एक्सपायर हो चुका है, यानी कि सिस्टम पीछे से, एक तो ये है ना, जैसे लॉकडाउन में कई कार्ड एक्सपायर हो चुके थे, लेकिन मार्च में उन्होंने कहा ये कार्ड 6 माह के लिए वैलिड है, 3 माह के लिए वैलिड है। वो सारे के सारे कार्ड वैलिड हैं, चे जाए कि उनके ऊपर तारीख इंदराज नहीं, वो सारे महफूज हैं इंशाल्लाह बफज़ल ताला, जब तक कार्ड एक्सपायर नहीं। तो इसका वैसे दुरुस्त तरीका क्या है कि कार्ड आपका कब तक जारी है? इसके हवाले से जो नया सिस्टम है ऑनलाइन, वो कहता है कि आप किसी वकील के जरिए, सिस्टम है वकील का नाम नहीं कहता, सिस्टम तो कहता है आप खुद करें, लेकिन जब आप खुद नहीं कर सकेंगे तो फिर जाहिर है किसी वकील के पास जाना पड़ेगा। वकील आपका एक एप्लीकेशन करेगा, एक दरखास्त करेगा और पूछेगा कि इस आपकी तरफ से कि मेरा कार्ड कब तक वैलिड है, मैंने मुख्तलिफ दफातर में उसका इस्तेमाल करना है। तो फिर वो एक जवाब देते हैं और उस जवाब में तहरीर होता है कि आपका कार्ड कब तक वैलिड है। इस तरह ये फारूक भट्टी साहब, तारिक भट्टी साहब है जी, आजकल वायद का ऑफिस बंद है, तामियों ले रहा था, अब पाकिस्तान जाना चाहता हूं,
तो क्या कामयाब मुझे मिलता रहेगा। अच्छा ऐसा है भज्जी साहब, आयत का ऑफिस तो बंद है, लेकिन आयत के जितने भी सिस्टम है आप किसी भी लॉजिस्टिक के पास जा सकते हैं और ऑनलाइन वो कहते हैं आयत वाले भी कि खुद अपना सिस्टम अपनी एप्लीकेशंस आप भेज सकते हैं। ये तरीकाकार है। अगर आप बंद करा के जाना चाहते हैं, ज्यादा अरसे के लिए जाना चाहते हैं, तो फिर इसी लॉजिस्टिक से थोड़ा सा वो ले लें तरतीब टाइम, ताकि वो आपकी ये एप्लीकेशन कर दे। उम्मीद है हो जाएगी। बादशाह खान साहब आगे हैं। बादशाह खान को खुश आमदीद। बादशाह कहते हैं कि साल 2019 में फरवरी में एक्सपायर हुआ, कार्ड एक्सपायर हो गया था, किसी वजह से रिन्यू नहीं हुआ, अब इसका कोई हल है। अच्छा बादशाह खान ऐसा है मेरे शहजादे, अगर तो कार्ड जो है वो जारी है तो फिर इसका हल ही हल है। आप भी ऐसा करें कि किसी वकील से एप्लीकेशन करें ताकि पता चले कि आपके कार्ड का जवाब क्या आता है। बसूरत दीगर तो पता नहीं चलेगा ना जारी है या नहीं है, तो फिर उस सूरत में फिर आपको कोई वकील जो है इस सिलसिले में जो जवाब आएगा उस सिलसिले में फिर आपको बेहतर रहनुमाई कर सकता है। अब जो चीज़ छुपी है ना उस सिलसिले में नहीं पता किया, यानी कि उस तक पहुंचना जरूरी है, तो पहुंचने का जरिया और तरीका उन्होंने बता दिया है। migration.gov.gr, इस जरिए से एप्लीकेशन की जा सकती है। राजा कामरान है, सर मेरा कार्ड जुलाई में खत्म हुआ था, रीन्यू कैसे होगा। अच्छा कामरान साहब ऐसा है कि कार्ड तो जुलाई में आपका खत्म हो गया, तो रीन्यू तो तब ही होगा जब वो चल रहा होगा। अब जो कार्ड एक तरतीब मैंने बताई थी कि वो कार्ड रीन्यू थे मुख्तलिफ टाइम के लिए, 6 माह के लिए, 3 माह के लिए, 4 माह के लिए। अब तो अगर 7 नवंबर जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो तब से कोई तरतीब उनकी बताई जा सकती है। रीन्यू कैसे होगा, आप भी ऐसे करें कि एक एप्लीकेशन migration.gov किसी भी वकील के जरिए भेजें ताकि पता चले कि आपका कार्ड चल रहा है और कब आपने रीन्यू के लिए जाना है। अच्छा जी इब्रार हुसैन हैं, तो इब्रार भी ये पूछ रहे हैं कि वाइट कार्ड रीन्यू हो रहे हैं। इब्रार शहजादे अभी वाइट कार्ड रीन्यू नहीं हो रहे और लॉकडाउन के बाद रीन्यू किए जाएंगे इंशाल्लाह, वो प्रोसेस वो करेंगे। मोहम्मद कामरान 300 यूरो जुर्माना हुआ है, क्या करूं। अच्छा ऐसा है कि अपना कामरान और दूसरे जितने भी शहजादे हैं आपसे गुजारिश है कि जुर्माना जिन साथियों को हुआ है वो अभी थोड़ा वेट करें। जुर्माना अदा किया जाता है बैंक में, कैप में, डाकखाना में। तो अभी अक्सर बेशतर जब कई साथी जिनको जुर्माने हुए वो जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अभी हमें इस का कोड नहीं मिला, तो जिसकी वजह से अभी आप थोड़ा सा सब्र से तहम्मुल से रुकें, इंतजार करें और देखें कि कब हुकूमत इस पर करती है। अच्छा दूसरा इसका सवाल ये होता है कि जुर्माने के बाद काफ़ी एक तशवीश होती है कि कहीं ये बढ़ता बढ़ता बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। 6 माह के बाद तकरीबन कम बेश 4 से 6 माह कम से कम अरसा जो है ये बाद में ये चीज़ें जाती हैं और तब जाती हैं फौरिया में जब आपका अफीमी नंबर उस पर दर्ज हो। ठीक है, अभी वेट करें, जब हुकूमत वक्त जो है इसके कोड्स वगैरह जो है वो देगी तो फिर ये वो लेंगे। अल्लाह करे ये सारे जुर्माने आपको माफ़ हो जाए और हुकूमत ने इसीलिए किए हों कि लोग थोड़ा सा एहतियात करें और मुख्तात हो जाए, लेकिन इस सिलसिले में अभी तक ताहाल ऐसी कोई सूरत वाज़ेह नहीं। अब तक के लिए मैं समझता हूँ इतना ही है। आज मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और इंशाल्लाह बफ़ज़्ल ताला रोज़ाना जब जब जूं जैसे जैसे कोई नई ताज़ी आती है, कल वज़ीर आज़म यूनान जनाब क्रियाकोविच की जो है वो स्पीच करेंगे, तो जो चीज़ें आपके लिए फ़ायदामंद होंगी मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। वो यूनान में 7 अक्टूबर को एक ख्रीसी अबकी का फैसला हुआ था, पता है ना आपको, उन जालिमीन का फैसला जिन्होंने कम बेश 1000 मजदूरों को ज़दब किया, कत्ल गारत की और फिर इस तरह। तो अल्लाह का शुक्र है पूरे यूरोप से, पूरे यूनान से, पूरी दुनिया से मुबारकबादें आई
यूनानी पार्लियामेंटेरियंस ने कहा जावेद अगर तुम ना बोलते तो फिर खौफ का वो आलम जो है वो सबको अंदर चीर के उनके अंदर घुस गया था। तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, बात करने की ये करता हूँ कि मैंने एक इश्तिहार बनाया अपने वतन के हुक्मरानों के नाम कि यहाँ प्रदेश में हमें इंसाफ दिया गया है, तो आप किस तरह के हुक्मरान हैं, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। खुदा के वास्ते जो रिश्वत ली गई, जो जुल्म किया गया, उस जुल्म पर क्या आप में से कोई एक ऐसा है जो जुल्म का हिसाब लेकर हमें इंसाफ दिला दे। हमें अपने वतन से आने वाले जो हमारे मुलाजमीन हैं, जो सफीर हैं, जो सेक्रेटरी हैं, खुला दुश्मनी से बदतर का सलूक करते हैं और बहुत ही जालमाना रवैये, नाजायज केसेस बनाने और एक एक फर्द के पीछे लग के उसको दबोच के धमकियां देते हैं। उनके छोटे छोटे टोटे जो है ना, छोटे छोटे बदमाश जो हैं, वो सारे लोगों को डरा रहे होते हैं। वो भाई ब्लैक लिस्ट हो नहीं, वो तनु ब्लैक लिस्ट कर देंगे। तो जब हुक्मरान इस तरह के हों और हुकूमतें उन पर खामोश हों तो फिर तोहफ है। फिर हकीकतन मेरे वतन के सबसे बड़े दुश्मन वो लोग हैं जो निज़ामे अदल के रास्ते में रुकावट हैं। तो कहना ये चाहता हूं कि खुदा के वास्ते क्या आप लोग जुल्म से, ज्यादतियों से, बदमाशियों से तंग नहीं आ गए? क्यों नहीं बोलते? बोले बस उड़ते दिगर ये याद रखने कि जो इनके जुल्म पर, ज्यादती पर, बदमाशी पर खामोश है वो सारे के सारे जालिम है। दुनिया की कोई किताब उठा के देख ले, कुरान, हदीस, अल्लाह के रसूल के हुक्म उठा के देख लें। जुल्म पर खामोशी, जुल्म को मुसलसल बर्दाश्त करना जुल्म को बढ़ाने का रास्ता है। तो फिर आप किसी से शिकायत न करें, आप खुद ही खामोश रह के जुल्म को, जालिम को मजीद ताकतवर बना रहे हैं। तो फिर जब आप खुद उनको हवा देंगे, खुद उनके साथी बन जाएंगे, छोटे छोटे नफे, छोटी छोटी लालचें, तो फिर जुल्म तो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए एक ही हल है, एक ही रास्ता है मेरे आका नबियों के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में कहीं किसी ताकत के पास जाके भीख नहीं मांगी आपने, किसी यूनाइटेड नेशन के पास नहीं गए आप। अदल में क्या रुकावट हो सकती है? यकीन जाने कोई रुकावट नहीं, एक रुकावट है। अय्याश और बदमाश, जुल्म करने वाला, रिश्वत लेने वाला, वो चाहता है ये अंधों की तरह रहें, सर नीचे डाल के रहें और हम इनके सरों पर चलते चलते रिश्वत भी लें, बदमाशी भी करें, जिसको जो चाहे करें, कोई बोलने वाला ना हो। अगर वो ये चाह रहे हैं और आप भी उनके चाहने के बराबर मुताबिक कर रहे हैं तो फिर जुल्म तो खत्म ना होगा ना। इसलिए आए सब मिलकर वो वतन जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए लिया गया था, इस्लाम के लिए लिया गया था, उसमें इस्लाम का निफाज राइज हो, अदल का निज़ाम राइज हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म राइज हो और सच्चा ईमानदार इज्जत पाए। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो ये कभी नहीं हो सकता। और फिर वो जो जालिम हैं, जो जाबिर हैं, जो सबसे बड़े मुजरिम हैं, वो हर नेक नियत को ये कहते फिरेंगे कि ये मुल्क का गद्दार है, ये मुल्क का दुश्मन है, इसके हमने रेड वारंट निकाल दिए हैं, इसका हमने केस बना दिया है, इसके खिलाफ इतने गवाहान हैं। अरबों खरबों रुपए जिसके पास हो, दुनिया की सारी ताकतें हों, तो फिर वो जिसको चाहेगा उसको गवाह बनाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह बफज़ल ताला वो दिन भी दूर नहीं कि जितनी भी ताकतें लगाएंगे झूठा ही झूठा करार पाएगा, जालिम ही जालिम करार पाएगा और मासूम और सच्चा इंशाअल्लाह सरबुलंद होगा। और हम सब मिलकर अपने वतन अजीज की इज्जत सच के साथ, अदल के साथ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों के साथ चाहते हैं, उसके लिए कोशिश और काविश करनी लाजिम है। पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान पाइंदाबाद है, पाकिस्तान ताक़यामत सलामत रहेगा। लेकिन जुल्म के खिलाफ बोलिए। अल्लाह ताला आपको जुर्रत, कुव्वत, ईमान की ताकतें नसीब करे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।